गजब है। ये सेकुलरिज्म। शशांक देव सुधी जी भी हमारे साथ हैं। शशांक जी, कभी कभी लेकिन वकीलों के साथ भी समस्या होती है कि बचाव पक्ष के लिए खड़ा होना पड़ता है। सच झूठ लेकिन आप लोग सामने निकाल कर ले आते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कुछ पिछले दिनों से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जेलों के अंदर जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी चल रही है, गैंगवार होती तो उसको भी कॉन्स्पिरेसी। आज तो मैं देख रहा था ट्वीट अखिलेश यादव जी का, उन्होंने निम्नलिखित चीज़ों के हालात बताए और नीचे चीज़ें लिखी उन्होंने, जेल में आपस में लड़ना, अस्पताल ले जाना, इधर ले जाना, और खाते समय या फिर पेशे के समय अगर कोई मौत हुई तो उसकी न्यायिक जांच की जाए। मतलब पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लगा दिया। और हम वर्षों से सुनते आए, एक कविता में को याद आ रही है, द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, और बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसा अभिमानी। ये सारे हम सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब घटना घटती है तो हम बैठ घोड़ा पानी पे वहीं आके बैठ जाते हैं और फिर हम एक बात बोलते हैं कि अपराधी के साथ गलत हो गया। भूपेंद्र जी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इनके ऊपर न जाने कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हुए थे। और जैसे मेरा मानना है कि राजनीतिक नेता जजमेंटल बहुत होते हैं, वो जज के निर्णय देने के पहले वो अपना निर्णय सुना देते हैं। अगर आप इतना गंभीर आरोप लगाते हैं तो कहीं न कहीं ये आपको राजनेता होने के नाते आपको जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट होता है उसके ऊपर जो है आपको वो वेट करना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। क्योंकि देखिए, नेता हमारे देश में लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, और अगर हमारे देश के जो राजनेता हैं इस तरह के रिस्पॉन्सिबल अगर बयान देंगे, और वो भी एक संस्था के विरुद्ध, क्योंकि देखिए जेल एक संस्था है और संस्था में एक व्यक्ति से नहीं चलता है, वहां पर बहुत तरह के लोग वहां काम करते हैं। गलती कहाँ हुई है, नो डाउट कस्टोडियल जो डेथ होता है वो निंदनीय चीज है, लेकिन केवल आरोप लगा देना यह काफी नहीं होता है। अगर देखिए, इनको तो राजनीति करना है ना, क्योंकि अगर ये मर गए, अगर इनका देहांत हो गया, चाहे किसी भी तरह से हुआ हो, मैं उसके ऊपर नहीं बताऊंगा क्योंकि रिपोर्ट अभी नहीं सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राइमा नहीं फेसी हुआ। वो मुंह से बता देते हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, Yes. उसका तो ट्रिगर्ड बाय दिस। हाँ, यस, तो इनके जो जो बच्चे हैं उनको तो पॉलिटिक्स करना है ना, तो पॉलिटिक्स करने के लिए कोई मसाला तो होना चाहिए। अगर उनको बोल दिया जाए कि उनका हार्ट अटैक हुआ तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो आप इस मुद्दे को, इस चीज को भी देखना आपको जरूरी है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि एक अपराधी जो कानून के अनुसार अपराधी है, इसलिए मैं अपराधी कह रहा हूं क्योंकि उनको कन्विक्शन भी हो चुका है। तो एक राजनीतिक अपराधी के मर जाने के बाद इस तरह का हाहाकार हो रहा है। आज हमारे देश में जो आपको इस 2023 एंड 24 का है, करीब 132 जो है वो कस्टोडियल डेथ का मामला आया है। कोई आदमी उसको जो है उठाने वाला नहीं है, लेकिन वो एक नेता, एक क्या ये राजनेता इसलिए तो नहीं कि इनका नाम मुख्तार अंसारी था, आदित्य राणा नहीं था, अनिल दुजाना नहीं था? ये तो हमारे राजनीति में तो यही होती है। यहीं पर आपको पता चलता है कि हमारा न्यायिक व्यवस्था दो तरह के होते हैं, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। आज जिस तरह का हाय तौबा सब पार्टी मना रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? आप इस चीज को देखें कि जिस प्रकार से जजमेंटल हो रहे हैं लोग कि नहीं भाई इनको जहर दिया गया। देखिए, अगर दे दिया गया होता तो स्थितियां अलग होती। आज ये जहर का मामला मुझे नहीं लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इनको पहले हॉस्पिटल भेजा गया, हॉस्पिटल में उनको डिस्चार्ज करके फिर जेल भेजा जाता है। तो अगर सरकार की मंशा गलत होती तो उसी नहीं, दिन जो है एक बात कहा जा रहा है कि ये 5 साल से बोल रहे हैं कि भाई हमको जहर दिया जा रहा है। तो बोले हमारे पास तो कहने को है, हम तो पहले से बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट को हम बता चुके कि हमको मारेंगे ये लोग। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना, आप ऐसे ही बिना कोई तथ्य के आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर बता दें कि भैया मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट तो तथ्य के आधार पर काम करती है ना। तथ्य कहाँ है? आपके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल एलिगेशन लगाने के सिवा। तो एलिगेशन पर न्याय व्यवस्था नहीं चलती है। एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो उसके तथ्य दें,
और तथ्य अगर आता है तो कोर्ट नेचुरली जो है जस्टिस करती है। यह हमारे देश की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। अगर ठीक। हर व्यवस्था को आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये हम्म। गलत प्रक्रिया है और ये गलत तरीका भी है। तो लेकिन हम्म। मेरा यही मानना है कि सारे रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे हम्म। नहीं लगता है कि इसमें कोई वो सियासत करने की जरूरत है। हम्म। सच्चाई आनी चाहिए, सभी को सच्चाई का जो है वो वेट कर रहे हैं। इस तरह का जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी हम्म। हत्याएं होती है, बहुत सारे जो है हार्ट अटैक्स होते हैं। इन सारे चीजों को जो है नहीं उठाया जा रहा है जिस प्रकार से राजनेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि हम्म। उनको वोट बैंक का प्रवाह होता है। दूसरा, चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कुछ लोग कि चुनाव, भरी चुनाव में, कि भाई भरे चुनाव के समय मतलब चुनाव शुरू होने वाले हैं और तब ऐसा हो गया। मैं आऊँगा आपके पास में। अरविंद जी, कैसे साबित करेंगे कि पुलिस निर्दोष है? क्योंकि अब बोलते जी वो गाड़ी आती तो पलट जाती, ये इधर से किसी को लाया जाता तो उसका कोई दूसरा व्यक्ति गोली मार के चला जाता। कैसे साबित करेंगे पुलिस की छवि को इस समय आप निर्दोष? अरविंद जी। देखिए, विकास दुबे के केस में जुडिशियल कमीशन बैठा, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसमें क्लीन चिट दी है, कुछ रिकमेंडेशन दी हैं जो पालन हो रहा है। यहाँ पर भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस भोसले, उनके द्वारा हेडेड कमीशन है, उन्होंने इसमें जांच की है, कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। उन्होंने इसमें किसी की, कोई पुलिसकर्मी की कोई मेंसरिया मतलब गलत इंटेंशन नहीं पाई है। उन्होंने कहा है कि इन पॉइंट्स पर आगे चलकर प्रिकॉशन लिया जाए। जब कोई घटना होती है तो हाइंडसाइट में हम देखते हैं कि अगर ये किया गया होता तो शायद ये ना होता। तो ये अच्छी बात है, हमें इसके प्रिकॉशन SOPs बनानी चाहिए कि कहाँ पर ये हमसे चूक हुई और कहाँ पर। मुझे तो इस केस में, मुख्तार के केस में, कहीं पे कोई चूक नहीं नजर आ रही है। हर तरह से सारी व्यवस्थाएं थी। जरा जरा सी देर में DM SP चेकिंग करते थे। हाँ, ये जरूर है कि जिन ऐशो आराम के लोग बाग यूज्ड टू थे वो मुहैया नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप आरोप लगा सकते हैं। नहीं, वो भी हो रहा था बीच में, तो वो अलग से उनको सुविधा पूरी मिल रही थी। बाद में पकड़ में आए तो जेलर निलंबित हुए। पकड़ में आए, जी हाँ, पकड़ में आए, मुकदमे कायम हुए, जेल गए, बहू भी जेल गई और बेटा भी जेल गया। वो पैसे के बल पर ये सब सुविधाएं फिर उपभोग कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस को किसी प्रकार की क्लीन चिट की आवश्यकता है। पुलिस का तो फर्ज ये है और जेल अथॉरिटीज का कि जो बाकायदा गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और उसके हिसाब से चलें। और वो हो रहा है। और अगर उसके बाद भी कोई बात नहीं, पर परसेप्शन को कैसे दूर करेंगे? मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, इतना ज्यादा एक तरफ की हवा चल गई है, एक तरफ की, कोई दूसरे तरफ के, दोनों तरफ की चीजों को बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये हवा कि भाई तो मार दिया जी। वो तो देखिए ऐसा है, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है। पर पुलिस ने कल से, जब से सूचना मिली तब से इसको बहुत अच्छा हैंडल किया है। फ्राइडे की नमाज, जुमे की नमाज सब जगह सकुशल संपन्न हुई है। यहाँ से भी डेड बॉडी रवाना हो गई है, कल सुपुर्दे खाक सुबह हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब सब रिपोर्ट्स निकलकर ऑटोप्सी रिपोर्ट में आने में टाइम लगता है क्या? नहीं, इसमें जो आपकी विसरा की जो प्रिजर्व करने वाली रिपोर्ट है उसमें कभी कभी समय लगता है। पर अगर ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट की तरफ से, CGM की तरफ से कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे इसको किया जाए, तो डायरेक्टर FSL उसको लग के करेंगे और पूरी रिपोर्ट को सौंपेंगे बंद लिफाफे में। ठीक। शारदा जी, आप जहर के बारे में बता रहे थे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जहर अगर दिया जाता है तो स्लो पॉइजन में उसकी क्वांटिटी क्या, कहाँ, कैसा, कोई व्यक्ति बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए या है, नहीं दिया जाता, या है भी कि नहीं है? ये हमारे यहाँ पाए जाते भी कि नहीं पाए जाते? थैलियम टाइप के लोग नाम बोलते हैं, क्या है ये है भी या नहीं है स्लो पॉइजन? देखिए, स्लो पॉइजन के चलते जो लोग बात करते हैं और इन सब चीजों का नाम लेते हैं, तो ऐसी चीजें बेसिकली तो अवेलेबल होती नहीं है। स्लो पॉइजन में जो सबसे प्रेवलेंट पॉइजन जो कि आसानी से मिलता है वो आर्सेनिक होता है।
और आर्सेनिक जो है वो छोटी क्वांटिटी में हर दिन दिया जा सकता है। आर्सेनिक और लेड तो और सब्जियों में रोज हम ले रहे हैं, कभी अंगूर में ही ले लेते हैं। जी, तो इसका असर होता है, लेकिन उसके असर जो है वो इस तरह के नहीं होते हैं कि ओवरनाइट तबीयत खराब हो जाए और उल्टियां शुरू हो जाएं और मर जाए, तब भी आप कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन है। तब स्लो पॉइजन नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर उसकी वजह से हुआ है तो कोई बड़ा पॉइजन होगा, और कोई बड़ा पॉइजन होगा जो कि ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ऑब्वियसली वो पहली बात तो जिसने हार्ट का वो चेक किया है, आई मीन पोस्टमार्टम करने के टाइम में, उसको ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो कंपार्टमेंट्स में वो दिखेगा, उसका कलर दिखेगा। और अगर वहां ना बात बनी तो जो बॉडी के पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, लिम्स में भी वो दिखते हैं। और विसरा में तो मालूम पड़ेगा ही। विसरा के जो टेस्ट हैं वो इतने सेंसिटिव हैं विसरा और जहाँ इतनी तक मैं अच्छी समझ अच्छी पाया मशीनें हूँ हैं। कि लंग्स और जेनेटल ऑर्गन्स और हार्ट ये सब होता है ना विसरा। नहीं, विसरा एग्जैक्टली जेनिटल ऑर्गन्स की बात नहीं है। बेसिकली जो लीवर है, किडनी है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। अच्छा। और कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स दूसरों के लिए जाते हैं। होता क्या है कि लीवर हमारा एक फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री की तरह रहता है, और बदन में कहीं पर भी कोई इस प्रकार का केमिकल होता है तो वो लीवर में जाकर के एब्जॉर्ब होता है, वहां जाके बैठ जाता है, और वहां नहीं बैठेगा तो किडनी में बैठेगा। तो उसके टुकड़े जब रहते हैं तो वहां पर टेस्टिंग करने से निकलते हैं। मैं कहूंगा कि मशीनें इतनी अच्छी हैं कि एक बहुत ही छोटा ट्रेस भी निकाला जा सकता है। और जिस दूसरे चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स की, स्ट्रोंशियम है, हेलियम है, तो बेसिकली मैं वो रेडिएटिंग सब्सटेंसेस है। वो इस प्रकार की बात नहीं है, उसमें फिर कुछ और दूसरी तरह के सिम्टम आएंगे। वो सिम्टम इस प्रकार के नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म सिम्टम कुछ और दूसरी तरह से चलेंगे। ज्यादा उस मैं विषय पर एनसीआरबी के कहना आंकड़े उचित देखता नहीं। रहा हूँ, वैसे फॉलो भी करता रहा हूँ। ऐसे जी केसेस हर साल होते हैं कि कभी कस्टडी में डेथ हो रही है, कभी जेल में मुठभेड़ हो जा रही है, कभी गोली मार चले जा रहे हैं, कभी ऐसे होते रहे हैं। लेकिन इन दिनों हाईलाइट ज़्यादा हो रहे हैं, है एक ना। देखिए, समय अभी भी चल रहा है। इस समय में जो, एक तो अभी हमारे पास में इलेक्शन सिर पर आ गया है, इसलिए ये समस्या सामने आ गई है। दूसरी क्या है कि थोड़ा बहुत आप देखिए कि पॉलिटिक्स की तरफ से पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन होने का जो फायदा, बहुत लोग सोचते हैं कि पोलराइजेशन से फायदा होगा, तो जो पोलराइजेशन से फायदे की उम्मीद रखते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं और उसको इस नजरिए से देखते हैं। तो बल्कि ऐसा नहीं है, ओवरऑल आप जब देखिएगा तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, ईयर टू ईयर तकरीबन वही रहता है। लेकिन घटनाओं को हाईलाइट करने की जो एक टेंडेंसी है वो कुछ कुछ समय बढ़ती है, और इलेक्शन के समय बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। जी अनुपम जी, राजनीति तो पता नहीं कहाँ ले जाएगी हमको, हमको समझ में नहीं आ रहा। राजनीति इतना बड़ा गड्ढा खोद चुकी है कि वहाँ पर जाने के पहले ही मतलब कभी कभी सोच के दहशत मचती है। किस ओर ले जा रहे हैं हमें नेता? भैया ये कोई केस हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, तो पता कर लो भाई, लेकिन वो कहीं और ले जाया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मान लीजिए उसमें ए आया तो बोले ये क्यों नहीं हुआ, बी आया तो बोले ये नहीं है। वो होना तय है। फिर भी अपराधियों के मामले में अभी हम माइक उठा के जाते हैं जब, तो लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा चल रहा है, ये तो हम तो दहशत मुक्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो टारगेट किया जा रहा है। अनुपम जी, नजरिया है भूपेन जी, अपने अपने तरह से देखने का। आपको तमाम लोग बताते मिलेंगे कि मुख्तार अंसारी स्वतंत्रता सेनानी का पोता है। वो लोग आपको वो नहीं बताएंगे कि जिस स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बात हो रही है, वो मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट थे, जिन्ना के खास थे। देश के विभाजन में उनकी भी भूमिका थी। वो नहीं गए तो क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट चलाया था उन्होंने। ये वो शख्स थे जो कहते थे कि भारत के मुसलमान के ऊपर हुकूमत भारतीयों की नहीं, तुर्की में बैठे एक खलीफा की होगी। वो थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। तो ये तो एक टुकड़े टुकड़े में देखने का लोगों का अपना अंदाज है, जिसको जो सूट कर गया, जैसे सूट कर गया।
मैं इसको इस देश का दुर्भाग्य मानता हूं भूपेन जी कि एक रूटीन अपराधी हम्म जो कि सत्ता और हालात के चलते एक बड़े ड्रेडेड माफिया डॉन में बदल गया, हम्म उसकी एक ऐसी मौत जिसको प्राइमा फेसी आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके पास हार्ट प्रॉब्लम की एक हिस्ट्री थी। दूसरी बार भी आ सकता है उसको हार्ट ले प्रॉब्लम, एक बार के बाद प्रोन हो जाती है बॉडी। उसको लेकर हम लोग इस तरह बहस कर रहे हैं हम्म जैसे लग रहा है कि साहब गांधी जी दोबारा चले गए। हम्म तो इसको क्या कहा जाए। और सुबह से मतलब सुबह से क्या, कल रात सबसे पहली बहस आप ही के साथ हुई थी रात को 12 बजे। हम्म तो ये 24 घंटे में ये बात कहते कहते एक अजीब सा लगने लगा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 90 के दशक से ये शुरुआत थी, खासतौर से मंडल आयोग आने। देखिए मंडल आयोग से मैं इसलिए कनेक्ट करता हूँ, ये 1990 के पहले जैन साहब बैठे हैं, डीजीपी हैं, शायद ये हमारी बातों से रिलेट कर सकें। और शता प्रसाद साहब तो एनसीआरबी के ही डायरेक्टर हैं, उनसे बेहतर कौन है। तो मेरा क्या है कि उसके पहले ये बाहुबली विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए बूथ लूटते थे। मंडल आयोग आने के बाद इनको समझ में आया कि जब समाज कास्ट लाइंस पे बढ़ गया तो इन्होंने एक एक जाति पकड़ के, एक एक मजहब पकड़ के, अपनी अपनी बिरादरी के साथ इन्होंने कहा साहब हम किसी और के लिए बूथ क्यों लूटे, हम खुद ही ना विधायक हो जाए, हम खुद ही ना सांसद हो जाए। और 90 के दशक में वो एक दौर शुरू हुआ जब यूपी और बिहार में तमाम बाहुबली आपको विधानसभा और लोकसभा में नजर आने लगे। इसके पायनियर हरिशंकर तिवारी जैसे लोग थे, वीरेंद्र शाही जैसे लोग थे, और फिर तो एक के बाद एक लाइन लगती चली गई यूपी और बिहार में। बीच में एक दौर ऐसा भी आया, कल्याण सिंह का दौर था, जिन्होंने एसटीएफ का गठन किया और तमाम अपराधियों को एलिमिनेट किया। मैं उसका गवाह रहा हूं बहुत क्लोजली। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि जैसे जैसे, और मैं देखिए लोगों को फिर बुरा लग जाता है, वैसे तो सबका अपना अपना योगदान रहा है, सबका, इंक्लूडिंग बीजेपी। लेकिन जो अतुलनीय योगदान जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी का इस प्रदेश में जंगल राज पैदा करने के लिए रहा, वो तो लहराते हुए वो इतिहास जो में, हाँ इतिहास में, मुख्तार साहब एक जीप पे गए जा रहे हैं, हैं, लहराते हुए बंदूक, वो इतनी दुनाली, वो सब दिख तो रहे हैं। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। देखिए साहब, आज आज अभी एक और डिबेट पे आप क्या था, शायद आप ही अमिताभ अग्निहोत्री साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उसमें वो डीजीपी बैठे हुए थे पुराने, वो क्या नाम है, राय साहब, क्या नाम है उनका, जो यूपी विभूति नारायण राय साहब, विभूति नारायण राय। तो उनको साहब मैं हर चैनल पे याद दिला देता हूँ, हमको देख के भाग जाता। साहब आप एसएसपी इलाहाबाद थे और अतीक अहमद ने आपके पुलिस वालों को कमरे में बंद करके डंडे डंडे मारा था, इंक्लूडिंग 3 स्टार इंस्पेक्टर, और आप लोग माफी मांगते घूम रहे थे। आपकी इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर। ये तो आपके हाल है, आप एसएसपी थे। और सोचे एसएसपी मतलब वो मतलब जिले का बादशाह है साहब, क्या नहीं कर सकता। ये तो आपकी हालत है, बड़ी बड़ी बात है। तो उमेश यहीं पे राजूपाल हत्याकांड हुआ, किसी की हिम्मत नहीं थी अतीक अहमद गिरफ्तार कर ले, पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा गोली मारी। पर अनुपम जी मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी गिरफ्तारी के लिए भूपेंद्र जी मुलायम सिंह आते हैं इलाहाबाद और उसके अपनी पब्लिक सभा में उसके साथ खड़े करते हो। मैं वहां तो उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत के लिए अतीक अहमद गिरफ्तारी दे रहा है, वरना नोटिस करें, वो कुत्ते के साथ फोटो आई थी उसके बाद। उन्होंने कहा वरना अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र। सोचिए आप, ये गंगा, अतीक अहमद गंगा मैया, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो अतीक अहमद। सुनिए, तो आप ये इसलिए मैं कहता हूं कि सबका अलग अलग योगदान रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो अतुलनीय योगदान है वो तारीख में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।